नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल दिशोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स विभाग की टैक्स लिटरेसी मिशन के तहत आज एक नए विषय के लिए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो है यूनियन बजट 2026 में जो एक बदलाव किया गया है, बदलाव रिगार्डिंग टू टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, उसके लिए हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं। यह बदलाव किस तरह से इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा, इस बदलाव को क्यों किया गया, बदलाव से पहले क्या प्रोविजंस थे और बदलाव के बाद क्या प्रोविजंस है, इन सभी चर्चाओं के लिए हम आज प्रोफेसर शूरवीर सिंह महाराज सर के साथ उपस्थित हैं। सर डीन फैकल्टी चेयरमैन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स हैं। सर का विगत 30 वर्षों का इनकम टैक्स पढ़ाने का अच्छा अनुभव है और साथ ही साथ सर ने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है। सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर तो हम इस विषय पर सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्यों है, एक आम नागरिक की जानकारी के लिए। पारुल, बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद के शेयर ही मार्केट से वापस परचेज कर लेती है। बिल्कुल। और यह पावर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 में दे रखा है। और सेक्शन 68 क्लियर मेंशन करता है ए कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो जब कंपनी खुद के शेयर मार्केट से परचेज करती है तो उसे हम कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। लेकिन देयर इज ए लिमिटेशन। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए पूरे के पूरे शेयर वापस परचेज नहीं कर सकती। तो देयर इज ए लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। यानी कंपनी का जितना पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व्स है उस टोटल का 25% आप बायबैक कर सकते हो। तो कंपनी बायबैक करती है, इसको हम कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है सर, ये हमारा बायबैक ऑफ शेयर के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। सर अब इसमें हम आगे ये जानना चाहते हैं कि कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर क्यों करती है। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कंपनियां बहुत सी बार अपने ही शेयर को खुद को परचेज करनी चाहती है। तो इसका रीजन ये है कि बहुत सी बार क्या होता है कि रिजर्व्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। और रिजर्व इकट्ठे होने के बाद कंपनी ये चाहती है कि हमारी कंपनी का शेयर मार्केट वैल्यू बढ़े। हर कंपनी के यही होता है कि हमारा मार्केट प्राइस शेयर बढ़ना चाहिए। तो इन्वेस्टर को एक रोजी पिक्चर दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए जैसे जो ही आपने बायबैक ऑफ शेयर किया, रिटर्न ऑफ इक्विटी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट वो का वो है, तो जब आप रिटर्न इक्विटी का रेशियो निकालेंगे तो इंप्रूव आ जाएगा। दूसरा, अर्निंग पर शेयर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड हम करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने बायबैक कर लिया 25% तक बाइक, तो उसमें कम हो जाएंगे। तो उस केस में आप डिवाइड करेंगे तो ये ईपीएस भी अच्छा आएगा, तो रिटर्न इक्विटी अच्छा नजर आएगा, ईपीएस अच्छा नजर आएगा। तो ये जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं तो ये ग्रॉसी पिक्चर नजर आती है। तो ओवरऑल फर्म का जो वैल्यूएशन होता है वो बहुत अच्छा नजर आने लगता है। अच्छा, इसलिए कंपनियां क्या करती है? बायबैक करती है। सर तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर से अगर ईपीएस इंप्रूव हो जाएगा तो फ्यूचर में और इन्वेस्टर्स कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि सर बजट में जो चेंज किया गया, तो बजट में चेंज से पहले क्या प्रोविजन थे और नए प्रावधान, नए प्रोविजन क्या आए हैं इस रिगार्डिंग? देखिए, बायबैक ऑफ शेयर्स में एक हिस्ट्री है हमारी टैक्सेशन की पूरी। 2013 में सबसे पहले सेक्शन 115 QA इंट्रोड्यूस किया गया था और बायबैक किसी स्टार्ट में बहुत सी बार चेंज हुआ। लेकिन पहले क्या होता, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। बिल्कुल सर। कि सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हमने ये कहा कि भाई ये जो बायबैक ऑफ शेयर आप करते हैं तो कंपनीज विल पे द टैक्स। ओके। तो आप देखिए 1 अक्टूबर 2024 से पहले तक कंपनियां टैक्स पे करती थी। ठीक है। और कंपनी जो टैक्स पे करती थी तो कंपनी की जो टैक्स रेट बनती थी वो लगभग 23% के आसपास आती थी, है ना? क्योंकि वो टैक्स रेट में वो सरचार्ज जोड़कर और एजुकेशन सेस जोड़ के, तो कंपनीज टैक्स पे क्या करती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 24 के बाद ये प्रोविजन कर दिया गया कि अब शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे द टैक्स। अब ऐसा क्यों किया? अब आप देखिए, पुराने यदि आप देखेंगे, मैं एक केस आपसे हम कोट करता हूं। 2022 के अंदर टीसीएस ने लगभग 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया। ओके। और 18,000 करोड़ के बायबैक में उसमें एक शेयर की जो प्राइस थी वो 4,500 रुपए थी।
ठीक है। और 4,000 करोड़ का उन्होंने बाईबैक किया। बिल्कुल। तो इस 18,000 करोड़ के ऊपर कंपनी ने 2,234 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया। बर्डन आ गया, टैक्स कंपनी का बर्डन गया। हाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि इसमें भी 62% प्रमोटर्स थे। ओके। तो दैट मीन्स प्रमोटर्स ने अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा ली और टैक्स लायबिलिटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कंपनी। यानी प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है रामलाल, पेमेंट कर रहा है श्यामलाल। तो दैट इज एग्रीडे। तो सरकार को निगाहों में आई। तो अब तक ये मान के चलिए, हम ये मान के चलते थे कि 1 अक्टूबर 24 के बाद सरकार ने प्रोविजन चेंज किया। उसमें क्या किया कि अब सरकार क्या करती है कि ये डीम्ड इनकम माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी यदि बायबैक होता है और कम शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, जितना कंसिडरेशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा डिम्ड इनकम माना जाएगा सेक्शन 222(f) के अंदर। और डिम्ड इनकम मानी जाएगी और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया जाता था इस बजट से पहले का प्रोविजन। यानी 1 अक्टूबर 24 से लेकर के आज दिन तक की जो व्यवस्था है उसमें शेयर होल्डर यानी जो इन्वेस्टर है वो जितना पैसा कंपनी से उसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज ए डिविडेंड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्सेबल हो जाएगा। फिर क्या होता है, जो उसने परचेज किया था शेयर्स, उसकी जो कॉस्ट है उसको कैपिटल लॉस मानेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। मान लीजिए कंपनी ने 2025 में मेरे को 1,000 शेयर दिए और एक शेयर का वैल्यू थी 50 रुपए। बिल्कुल सर। आज कंपनी कहती है कि हम आपका शेयर बाईबैक कर रहे हैं और 50 रुपए के अगेंस्ट हम आपको 200 रुपए दे रहे हैं और 100 शेयर हम बाईबैक करेंगे। अब 100 शेयर 200, तो 200 इंटू 100 20,000 रुपए मुझे मिलेंगे। ये 20,000 पूरे की पूरे मेरा क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम हो जाएगी और इनकम को अदर सोर्स में दिखाएंगे। अब मैंने 50 में पर शेयर परचेज किया, 200 शेयर परचेज किए मैंने, तो 100 इंटू 50 में 5,000 रुपए मेरी कैपिटल लॉस है। बिल्कुल। ये मुझे सेट ऑफ करने का राइट मेरे पास है। आगे यदि कभी कैपिटल गेन होगा तो ये तो हो गया अब तक का प्रोविजन। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया कि भाई इन्वेस्टर कहता है कि भाई कैपिटल लॉस मेरा हो रहा है, अब मैं फ्यूचर में कब रिसीव करूंगा नहीं करूंगा, इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो जबकि पहली व्यवस्था थी 2013 में ये व्यवस्था थी कैपिटल गेन हेड कितना टैक्सेबल थी, वो वापस का प्रोविजन लेके आए। तो अब सरकार कहती है कि यदि कोई इन्वेस्टर सेल कर बाईबैक करता है तो उसके केस में वो पूरी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने 200 रुपए में कंपनी ने आपसे शेयर लिए और आपने लिए 50 रुपए के अंदर, तो बेनिफिट कितना हुआ, 150 का बेनिफिट हुआ। क्योंकि आपने शेयर एक्वायर्ड किया 50 में और कंपनी ले रही 200 में, तो 150 रुपए का आपका बेनिफिट हुआ। इसको कैपिटल गेन मानेंगे और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आप पे कर दीजिए। तो मेजर चेंज क्या है, आज की डेट तक बायबैक पर इन्वेस्टर को ही टैक्स देना है और अभी भी इन्वेस्टर को ही टैक्स देना है। हेड चेंज हुआ है। अब क्यों, पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल था, अब आपका इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो सेम हेड में हो जाएगा। तो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा इजी है। लेकिन अक्टूबर 24 से पहले कंपनियां टैक्स पे करती थी, तो जिसका मिसयूज किया लोगों ने, उसके कारण सरकार को प्रोविजन लाना पड़ा शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि बायबैक में भी अधिकतर जो प्रमोटर्स होते हैं वही हिस्सा लेते हैं, इसलिए उन्होंने ये मेजर चेंज आया। तो बिल्कुल सर, तो आज की चर्चा अपनी बहुत विस्तृत रही। और जो थोड़ा सा बता दूं आपको, टैक्स रेट बता दूं आपको। टैक्स रेट इसमें क्या है कि 20% आपका यदि जो गेन हुआ है, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% लग जाएगा। ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी आपकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम रही है तो शॉर्ट टर्म पीरियड में जाएगा और शॉर्ट टर्म के केस में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रमोटर्स के लिए एडिशनल चार्जेस किया गया है, एडिशनल चार्जेस लगाया गया है। वो एडिशनल चार्जेस क्या है, यदि प्रमोटर्स बाईबैक करता है तो ये 20 और 12.5% जो भी वॉट एवर रेट इज एप्लीकेबल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग वो टैक्स तो पे करना ही करना है। प्लस उसको 22% एडिशनल चार्ज करना है इफ ही और शी इज ए डोमेस्टिक इन्वेस्टर। वो डोमेस्टिक प्रमोटर है और नॉन डोमेस्टिक प्रमोटर है तो उसको 30% टैक्स पे करना है, एडिशनल करना। और एक जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है वो है कि जो 1.25 लाख रुपए का 1,25,000 रुपए का जो लॉन्ग टर्म में एग्जिबिशन मिलता है वो बाईबैक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जब भी सरकारी क्लैरिटी आएगी तब बता पाएंगे। तो ये बाईबैक के बारे में प्रोविजन चाहिए। धन्यवाद सर, आज की चर्चा हमारी बहुत ही फ्रूटफुल है।